सबसे पहली चीज जो आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है दैट इज द जनरल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ किडनी के सामने जो है वो ये एक LS है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का। दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जब आप देखते हैं किडनी के तो आपको स्पेशली दो रीजन नजर आते हैं। एक ये है जिसको इन्होंने ग्रेन्युलर सा बनाया हुआ है, ये देखें, ये इसमें खासे ज्यादा ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। इन ग्रेन्यूल्स के होने का क्या मतलब है? देखिए, दो तरह के कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं, दो तरह की नेफ्रॉन्स होती हैं, एक कॉर्टिकल है और एक जक्स्टामेडुलरी है। ठीक है, कि बोथ नेफ्रॉन्स हैव देयर रीनल कॉर्पसल इन कॉर्टेक्स। सो रीनल कॉर्पसल जो है उसके दो पार्ट्स हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, ग्लोमेरुलर और बोमेन कैप्सूल। तो रीनल कॉर्पसल वो सब के सब जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, चाहे वो कॉर्टिकल या जक्स्टामेडुलरी हैं, उनके कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिकल रीजन हमें ग्रैन्युलर नजर आता है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए, हर किडनी के गिर्द एक कैप्सूल होता है जिसको फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। और ये बात भी जानने के लिए जरूरी है कि हमारे हर ऑर्गन के गिर्द जो है वो मेसोडर्म डिराइव्ड मेम्ब्रेन मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हार्ट के गिर्द है, स्टमक के गिर्द है, लंग्स के गिर्द है, बिल्कुल उसी तरह एक कैप्सूल होता है मेसोडर्म डिराइव्ड कैप्सूल, जिसको हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं, और ये जो है वो किडनी के गिर्द मौजूद होता है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दो बातें यहां पर करने की हैं। एक ये है कि यहां से नीचे की तरफ आप किडनी के कलर में फर्क देखिए। अगर आप फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप कलर का फर्क देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अंदर आते आते रीनल मेड्यूला और खास तौर पे ये जो पेल्विक रीजन है, ये पेल्विक रीजन है, इस पेल्विक रीजन तक आते आते जो किडनी है उसका कलर चेंज होता है। ये चेंज क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। इस पूरे रीजन में नीचे तक आते आते यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट हुआ होता है। सवाल ये पैदा होता है कि यूरिया को तो बॉडी से निकालना होता है, व्हाई द यूरिया इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी? सो उसकी एक बहुत ही पर्टिकुलर रीजन है, और अगर आप किडनी में से यूरिया निकाल देते हैं देन किडनी विल लूज इट्स फंक्शन। चाहे नेफ्रॉन परफेक्ट हो, चाहे नेफ्रॉन परफेक्ट वर्किंग कर रहा हो, लेकिन अगर आप रीनल मेड्यूला में से यूरिया निकाल देते हैं देन योर किडनी विल स्टार्ट लूजिंग वाटर। कैसे? वो सारी बातें आगे जाके आएंगी, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ यूरिया की अहमियत क्या है। अच्छा, इसके बाद आइए एक और चीज जिस पे आपको गौर करना है, वो ये है कि इनके अंदर आपको ये डिफरेंट लाइंस नजर आ रही है। देखिए, पहले तो आप मेरे इस कर्सर पे गौर करें, फिर मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, इस तरह की आपको डिफरेंट किस्म की लाइंस नजर आ रही हैं विद इन द रीनल पिरामिड। ये जो लाइंस हैं, अब आप बाकियों पर गौर करेंगे, ये क्या चीजें हैं, इसको भी आप इस पे गौर करें। ये आप यूं फर्ज कर लें कि ये एक अदद रीनल पिरामिड है जो आपके सामने इन्होंने ओपन किया हुआ है, ये पूरा रीनल पिरामिड है। ठीक है, सो इसके अंदर जो लाइंस हैं वो एक्चुअली किसकी हैं? वो ये कलेक्टिंग डक्ट्स की जो एक्यूमुलेशन है, ये वही कलेक्टिंग डक्ट हैं जिन्होंने किसमें जाकर एम्प्टी होना है, पेपिलरी रीजन कहलाता है। यहाँ का रीजन जो है ना, ये वाला, ये पेपिलरी रीजन कहलाता है, और उसके बाद फिर इस रीजन को आप क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये सारी वही वाली कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिन्होंने कलेक्ट होकर पहले पेपिलरी रीजन में जाना है और उसके बाद पेल्विक रीजन में इन्होंने चले जाना है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट की डायरेक्शन है। जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट हैं उनका रुख किस तरफ होता है? पेल्विक की तरफ होता है। आगे चलते हैं जी। दिस इज द यूनिट ऑफ किडनी। जी, ये देखिए, ये पूरा जो है वो रीनल कॉर्पसल है। ठीक है, ये रीनल कॉर्पसल जो है इसके गिर्द आपको, इसके अंदर आपको दो पार्ट नजर आते हैं। एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल दिखता है जिसको आप बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा कैपिलरीज का गुच्छा मिलता है जिसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। कैपिलरीज के इस गुच्छे को आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमेरुलस जब आप कहते हैं तो एक बात और तय हो गई, और वो क्या है कि आर्टरीज, इधर से जो है वो ब्लड आ रहा है आर्टरी से, और ये आर्टेरियोल, जब आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो आर्टेरियोल में कन्वर्ट होती है, और आर्टेरियोल वंस अगेन आगे कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में फिर जो है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है। तो बड़ी कॉमन सी बात है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये बाहर निकलती है तो आप इसको कहते हैं वंस अगेन आर्टेरियोल कहते हैं।
अब मेरा सवाल ये है कि आर्टेरियोल के बाद कैपिलरी बन गई, कैपिलरी के बाद तो वेन्यूल्स नहीं बननी चाहिए थी, तो ये आर्टेरियोल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? वो वेसल जो हार्ट की तरफ जाएगी उसको आप वेन्यूल और वेन कहते हैं। दिस इज नॉट गोइंग बैक टू द हार्ट, दिस इज गोइंग बैक। ये देखिए, यहां से ब्लड एंटर हुआ था, यहां से ब्लड हुआ एग्जिट, लेकिन ये वापस किधर गया? ये गया है हमारे इन ट्यूब्यूल्स के पास। अब अगर ये ट्यूब्यूल्स के पास गया है और हार्ट की तरफ वापस नहीं गया, देन यू विल नॉट कॉल इट एज ए वेन। अगली बार डिस्कस करते हैं एफरेंट और इफरेंट। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को इन बातों का पता है। जो एफरेंट है उसके आमतौर पे मैं याद करने के लिए, आसानी के लिए कह देता हूँ कि ए फॉर अराइविंग। वो वेसल्स जो आ रही हैं, जो अंदर की तरफ आ रही हैं, वो एफरेंट आर्टेरियोल हैं, और जो एग्जिट कर रही हैं ग्लोमेरुलस को, वो इफरेंट आर्टेरियोल हैं। इसको एग्जिट कह लेते हैं। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, ए फॉर अराइविंग, ए फॉर एफरेंट। यहां से अब हम देखते हैं कि जी जो आर्टेरियोल्स हैं वो एंटर हो रही हैं और वो कैपिलरीज में डिवाइड हो रही हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कैपिलरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा पहला स्टेप होता है, किडनी की जो परफॉर्मेंस होती है, किडनी जो फंक्शन करना होता है, उसको प्रॉपरली अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहना चाहिए। प्रॉपरली अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम उसको क्यों कहना चाहिए? क्योंकि जो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर हमारा जो किडनी, अगर हमारा जो आर्टेरियोल का प्रेशर होता है, आमतौर पे हमारा जो आर्टरीज का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, वो कितना होता है? 120 mmHg। 120 mmHg ये आर्टरी का होता है, ठीक है। ये आर्टेरियोल्स में जाके आमतौर पर कितना रह जाता है? आर्टेरियोल्स में डिवाइड होने के बाद ब्लड का प्रेशर, करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन शायद ये 60 mmHg रह जाता है। ये शायद आर्टेरियोल्स की बात कर रहा हूँ, आम आर्टेरियोल्स, जो रैंडम आर्टेरियोल्स हमारी बॉडी में हैं, उसमें ये प्रेशर होता है 60 mmHg। लेकिन अगर आप रीनल आर्टेरियोल की बात करते हैं, रीनल आर्टेरियोल की, तो रीनल आर्टेरियोल में ये प्रेशर 80 mmHg होता है। ये बात याद रखने की है कि जब वो ब्लड प्रेशर के साथ कैपिलरीज में आएगा, तो वो कैपिलरीज जो हैं उनके अंदर जितना मटेरियल होगा वो सारा का सारा आगे को ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारे के सारे अदर देन ब्लड वेसल एंड ब्लड सेल, अदर देन ब्लड सेल्स, आरबीसीज और लार्ज प्रोटीन, बहुत सा मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और उसकी सोल रीजन क्या है? याद रखिए, जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक फिल्ट्रेशन भी कम होगी। इस बात को एक और अंदाज से समझिए। हमारी बॉडी में किडनी ब्लड प्रेशर को खासी हद तक कंट्रोल करती है। उस वक्त नहीं जब आप फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, उस वक्त जब आपकी बॉडी में सोडियम या वाटर कम हो जाए तो हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम या वाटर अगर ज्यादा हो गया है तो प्रेशर को उस लिहाज से अरेंज किया जाएगा। किडनी का काम, असल में किडनी ब्लड प्रेशर को क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। किडनी बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन भी नहीं चाहती। नेफ्रॉन का ये पर्पस होता है कि वो एक स्पेशल अमाउंट को फिल्टर करता है। उससे ज्यादा अमाउंट अगर फिल्टर हो रही हो, उससे ज्यादा अमाउंट, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट फिल्टर हो रही हो तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हमारे फिल्ट्रेट की अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्ट्रेट की अमाउंट रिड्यूस होती है, इसकी रीजन क्या है? असल में किडनी ने कंट्रोल किया है कि कितना ब्लड प्रेशर हो तो कितना फिल्ट्रेट बनेगा। जितना वाटर कम होगा उतना ब्लड वॉल्यूम कम होगा। याद रखिए, हमारे ब्लड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है 5.5 लीटर, और उसमें से हर ml को किडनी जज कर रही होती है। हर नेफ्रॉन हमारे ब्लड के ml को जज कर रहा होता है। कैसे? फिल्ट्रेट के जरिए। फिल्ट्रेट कहां बन रहा है? फिल्ट्रेट बन रहा है ग्लोमेरुलस से। जो ब्लड फिल्टर होकर वापस जाता है
तो जो मटेरियल यहाँ पर आता है उसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम बन रहा है, इसका मतलब है ब्लड में सोडियम या वाटर कम है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम है। और अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है ब्लड में वाटर या सोडियम ज्यादा है और हार्मोन रिलीज करके उसको मेंटेन किया जाता है। याद रखिए, जितनी ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। अगर बहुत ज्यादा वाटर नेफ्रॉन में आ रहा है तो किडनी अपने हार्मोन के जरिए उस बहुत ज्यादा आने वाले वाटर को भी कंट्रोल करेगी। रेगुलेटरी पर्पस ये होता है। तो अब आइए, जो आखिरी बात मैंने इससे पहले की थी वो ये थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है। आर्टेरियोल्स में ज्यादा प्रेशर की वजह से कैपिलरीज से बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मटेरियल का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अच्छा जी, सो अब इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है ना, उसमें 2-3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेल लेयर इज द लाइनिंग और एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का आपको अच्छे तरीके से पता है कि एंडोथीलियम किसकी होती है, कैपिलरी की। कैपिलरी के सिंगल सेल जो है वो थिकनेस होती है, इस कैपिलरी के ऊपर जो है वो एपिथेलियल सेल्स अरेंज है। इन सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, उसमें से फर्ज करें इसके अंदर से वाटर गुजर रहा है, ठीक है, तो यहां से वाटर लीक होगा और कहां पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बकायदा मेंशन किया हुआ है, ये रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी दिखाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पर ये छोटी छोटी जगह हैं, ये छोटे छोटे सेल्स के अंदर से छोटी छोटी स्पेसिस हैं जहां से गुजर रही है, जहां से वाटर वगैरह लीक हो रहा है, ठीक है। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी के सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, अब आइए इस डायग्राम के ऊपर, ये कैपिलरी के सेल्स हैं, ये इसने मेंशन किया हुआ है सर्कुलर होल इन कैपिलरी एंडोथीलियम। ये वाले यहां से यहां तक सारे सेल्स किसके हैं, कैपिलरी के सेल्स हैं। और जो फेनेस्ट्रेशंस हैं, जो कैपिलरी में होल्स हैं, वो ये मेंशन किया, ये एक होल है, ये दूसरा होल है, ठीक है। उसके नीचे यहां पर हुआ करती है एक मेम्ब्रेन। देखिए कैपिलरी जो होती है ना, वो एक सिंगल सेल की लेयर नहीं होती, ठीक है, बल्कि होता ये है कि ये सिंगल सेल्स हैं, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कि अब ये कौन सी जगह है, ये है कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी में प्रेशर से वाटर आया और प्रेशर से वाटर आकर यहां से इन पोर्स के जरिए, जिनको अभी हमने क्या कहा है, ये फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, इन पोर्स के जरिए बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर चला गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ किधर चला गया, ये क्या है, इसको आप कहते हैं ल्यूमेन। ये किसका ल्यूमेन है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है। तो यहां पर जो बात, अब तीसरी लेयर कौन सी होती है, पहली लेयर की बात हो गई एंडोथीलियल सेल, दूसरी लेयर की बात हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो रीनल कॉर्पसल है उसकी दूसरी लेयर की बात होगी। तीसरी लेयर जो होती है, ये वाले सेल्स, ये किसके होते हैं, ये तीनों सेल्स हैं बोमेंस कैप्सूल के। ये बोमेंस कैप्सूल के सेल्स हैं जो अरेंज हुए हैं। इनका क्या काम होता है, अब जरा इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको छोटे छोटे धागे से नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर है, ये ऐसे अरेंज हुआ हुआ है, फिर इसका रुख इधर है। एक्चुअली ये क्या है, ये खास किस्म के सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। जरा इधर मेरी तरफ फोकस कीजिएगा। ये पोडोसाइट्स हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी ऊपर होते हैं, मतलब सबसे अंदर कैपिलरी, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाहर पोडोसाइट्स। इनका क्या फंक्शन होता है, इनकी ये जो प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही है ना, ये देखें, ये जो प्रोजेक्शंस मैंने मार्क की हैं, ये वाली या ये वाली, इनका फंक्शन क्या होता है। ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये फिल्ट्रेट की अमाउंट को कंट्रोल करती हैं। कैसे, इधर देखिएगा, ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये बिल्कुल हमारी फिंगर्स की तरह फिल्ट्रेशन को खासी हद तक बंद भी कर सकती हैं और ओपन होकर फिल्ट्रेशन को अलाउ भी कर सकती हैं कि फिल्ट्रेशन मैक्सिमम हो जाए। ये जो खास किस्म की लेयर होती है, ये लेयर कौन कंट्रोल करता है, ये लेयर भी नेफ्रॉन खुद कंट्रोल करता है। नेफ्रॉन खुद कंट्रोल करता है कि ये स्लिट कितनी खुली हो। ये स्लिट जितनी ज्यादा ओपन होगी, मजीद कंपाउंड जो है वो फिल्टर होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्लिट इतनी है तो बहुत से कंपाउंड फिल्टर होंगे, बहुत से बड़े बड़े कंपाउंड इस छलनी में से पीछे रह जाएंगे। ये जो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा था, ये देखें, ये जो है ये उसका
उसकी स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ये तीसरी स्लिट है। ये जो स्लिट्स हैं ये एक्चुअली एक सेल नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली दोनों सेल्स जो हैं वो ऐसे कंबाइन हुए हुए हैं, और जब ये स्लिट एक दूसरे के क्लोज आएंगी तो फिल्ट्रेशन का जो रेट होगा वो कम होता जाएगा, और जितनी ये स्लिट्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगी फिल्ट्रेशन का रेट उतना बढ़ता जाएगा। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि नेफ्रॉन के पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो नेफ्रॉन के लिए दिमाग का काम करती है। जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस रीनल कॉर्पसल के पास से गुजरती है तो ये एक अपरेटस बनाती है जिसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, और इसी को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं JGA। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस नेफ्रॉन का दिमाग है। ये जितने कंट्रोल मैंने आपको बताए हैं, इफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट आर्टेरियोल के साइज का कंट्रोल, नंबर 2 इन स्लिट्स का कंट्रोल, ये कौन करता है? ये यही जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस करवाता है। और इसी के ऑर्डर पे एक मैकेनिज्म होता है जो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, RAAS, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और ये बहुत डिटेल्ड है, ये बाद में सही। सो अब आइए नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। हमने एफरेंट आर्टेरियोल की बात की थी और इफरेंट की बात की थी। एफरेंट द साइज इज लार्जर देन इफरेंट। इफरेंट आर्टेरियोल का साइज हमेशा नैरो होता है, दिस इज नैरो, इसको नैरो रखा जाता है, और जो एफरेंट होती है इसको वाइड रखा जाता है। एफरेंट का साइज बड़ा क्यों है? एफरेंट वाइड डक्ट क्यों है? एफरेंट वाइडर द आर्टेरियोल मोर विल बी द ब्लड वॉल्यूम। जितनी ज्यादा आर्टेरियोल वाइडर होगी ब्लड उतना ही आएगा। दूसरे नंबर पे नैरोअर द आर्टेरियोल लेस विल बी द ब्लड वॉल्यूम। अब मुझे बताइए, अगर आपने आर्टेरियोल को एक साइड पे, जाने वाली आर्टेरियोल को नैरो कर दिया, आने वाली आर्टेरियोल को वाइड कर दिया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि इस जगह पर एक फिनोमिना फॉलो होगा जिसको आप कहेंगे पूलिंग। पूलिंग, POOLING, पूलिंग ऑफ ब्लड। इस जगह पर ब्लड की इस जगह पर जो है वो ब्लड की पूलिंग हो जाएगी। पूलिंग से क्या मुराद है? यहाँ पर ब्लड जो है वो पीछे से आने वाले ज्यादा ब्लड और वापस जाने वाले कम ब्लड की वजह से यहाँ पर पूलिंग क्रिएट हो जाएगी, ब्लड जमा हो जाएगा, और यहाँ पर उस ब्लड के जमा होने से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी हेल्प करेगा फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन कम करनी है, मैंने अभी आपको क्या कहा, फिल्ट्रेशन कम करने के लिए क्या क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको कहा कि वो जो स्लिट्स हैं उनको आप नैरो कर सकते हैं। एक और काम भी हो सकता है फिल्ट्रेशन कम करने के लिए, और वो ये हो सकता है कि ये एडजस्टेबल है, इसको आप रीएडजस्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर दें, आप इसको कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि जो आने वाला, कंस्ट्रिक्ट का मतलब नैरो ही है ना, तो आने वाला जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो मेरा ख्याल ये है कि हम काफी हद तक ग्लोमेरुलस को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं।